नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेज गर्मी में हम सबको देखकर आपको कैसा लगा? मजा आया ना कि एसी में रहने वाले इन एंकरों की धूप में खूब सेकाई हो रही है। मुझे अभिज्ञान प्रकाश, निधि कुलपति, हिमांशु शेखर मिश्रा, मनोरंजन भारती, हृदय जोशी, उमाशंकर सिंह, मनीष कुमार और आपके कमाल खान, हर्षा कुमारी सिंह, नीता शर्मा, आलोक पांडे, शरद शर्मा, आनंद पटेल और प्रसाद काथे आदि आदि। इनमें से कुछ तो मैदान में डटे रहेंगे और हमारे जैसे कुछ स्टूडियो में आ जाएंगे। पर एक बात बताइए, क्या आपको भी लगा कि इस चुनाव में मीडिया ने पक्षपात किया, मीडिया ने हवा बनाई? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनकी शिकायत है कि इस चुनाव में मीडिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी? मीडिया एक तरफा हो गया, एक ही पक्ष पर ज्यादा जोर रहा। मीडिया ने जनमत बनाने के लिए मुद्दों और पार्टियों की विविधता का ख्याल नहीं रखा। वैसे मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी नहीं होता, ऑनलाइन रेडियो, अखबार सब होते हैं। कई लोगों ने अलग अलग जगहों पर लिखा है कि मीडिया ने एक तरह से पहले से ही जनमत बना दिया, हर जगह मोदी ही मोदी दिखे। हमारे आज के मेहमान संतोष देसाई ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि टीवी दुनिया की खास तरीके से कल्पना करता है और इस काल्पनिक दुनिया में हमें रहने के लिए भेज देता है। टीवी हमारे जनमत के निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका तो निभाता ही है, या खास तरीके के समाधान की मांग को भी पैदा करता है, और आज इस समाधान का नाम है नरेंद्र मोदी। यह जरूर है कि चुनाव मीडिया इलेक्शन है, पहले से कहीं ज्यादा और पहले से कहीं संगठित। घर घर में मौजूद टीवी सेट का नतीजा यह हुआ कि जो मध्यम वर्ग दिल्ली में सोचता है वही गांव का गरीब भी सोचता हुआ दिख रहा था। एक तरह से सोचने वाले मतदाता समूह का निर्माण हुआ, एक तरह से सोचने वाले, जैसा कि अमेरिका में होता है। शायद संतोष भी इसी प्रसंग में लिखते हैं कि भारत का चुनाव भले ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह नहीं है, मगर मीडिया ने इसे ऐसे ही इस बार पेश कर दिया। अब यह सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या आप सब टीवी से प्रभावित होकर वोट करने जा रहे हैं? गए? क्या इससे पहले आपने एक मतदाता के रूप में प्रचार के अन्य रूपों का सामना नहीं किया? क्या आप नहीं समझते कि एक नेता का घंटों इंटरव्यू चल रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या आपने अपने मुद्दे टीवी देखकर तय किए? टीवी ने मुद्दे तय करने में आपकी मदद की या नेता चुनने में? अगर ऐसा था तो इस देश में टीवी के स्पेस में ऐसे कई राज्य हैं जहां आरोप लगता है कि क्षेत्रीय दलों का अपना मीडिया तो है ही, बाकी मीडिया भी उनकी सरकारों के नियंत्रण में है। क्या वहां भी ऐसा होता होगा कि टीवी देखकर डीएमके या एआईएडीएमके के बारे में लोग तय करते होंगे? चैनल तो दोनों ही दलों के हैं, बताए जाते हैं। मायावती को टीवी कम दिखाता है, क्या मायावती की यूपी में सरकार नहीं बनी? ओपिनियन पोल में मायावती को हर बार कम आंका जाता है, यह सही है, लेकिन क्या यह भी सही नहीं कि मायावती हारती भी हैं चुनाव, उनकी सीटें भी कम होती हैं? कहने का मतलब है कि पार्टियों या नेताओं की हार जीत में आने वाला अंतर क्या सिर्फ टीवी या मीडिया से प्रभावित होता है? क्या हम टीवी के असर पर बात करते वक्त अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया, होर्डिंग, बिलबोर्ड्स आदि तमाम माध्यमों को नजर में रखते हैं? क्या हमारी धारणा सही होते हुए भी संपूर्ण है? क्या कांग्रेस ने कम प्रचार किए? इसका मतलब यह नहीं कि मीडिया के प्रबंधन और उसमें दखल की बात सही नहीं हो सकती। कई पत्रकारों ने इस्तीफा देते वक्त इसकी बात की है। कई मैगजीन के कवर पर मीडिया हाउस में राजनीतिक रूप से निवेश की खबरें मुख्य पेज पर छपी हैं। क्या हम यह माने कि एक आम पाठक या दर्शक को यह बात समझ में नहीं आती है? मुझे ही कई लोग फील्ड में मिले जो मीडिया को लेकर शिकायत करते रहे, उसकी भूमिका और पक्षपाती होने के प्रसंग गिनाते रहे। 2004 में जब मीडिया ने बीजेपी को प्रमुखता दी और 2009 में भी, तो फिर जनता ने बीजेपी को क्यों नहीं जिता दिया? क्यों जनता ने कांग्रेस को जिताया? निश्चित रूप से मीडिया ने इस बार कई हदें लांघी है। ध्यान से देखिए तो हर चुनाव में मीडिया अपनी सीमाओं को लांघ जाता है, बाद में हम सब भूल भी जाते हैं। इस बार ऐसा क्यों, क्या खास है? इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी रिपोर्टरों से, अपने मेहमान से। जानेंगे कि उनके क्या अनुभव रहे इस जनमत निर्माण की प्रक्रिया को समझने में और बनते हुए देखने में, टीवी के असर को देखने समझने में। लेकिन पहले नजर डालते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग पर उस मीडिया के बारे में क्या लिखा जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मोदी को दिखाया। तो लिखते हैं कि मैं चुनाव के तमाम पहलुओं को कवर करने के लिए मीडिया के दोस्तों को बधाई देता हूं। देश के हर हिस्से में मीडिया काफी सक्रिय था, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनावों को लेकर डिबेट और विमर्श को और भी बेहतर किया जा सकता था। नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर चुनाव प्रचार के बाद अपडेट किया कि आज शाम तक प्रचार थम जाएगा। यह अंदाजा कर पाना मुश्किल है कि इस चुनाव में भाजपा या कांग्रेस ने कितने रुपए खर्च किए और कहां से आए ये रुपए, किन पूंजीपतियों ने किन शर्तों पर इन पार्टियों के प्रचार पर निवेश किया। पर एक और पहलू है, क्या देश को इतने प्रचार से कोई फायदा हुआ? क्या इतने प्रचार के बाद एक आम देशवासी जान सका कि महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाएगा, या रोजगार के अवसर कैसे खुलेंगे? शायद नहीं। तो
ट्विटर और फेसबुक पर टीवी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसे देखकर यही लगता है कि आप दर्शक काफ़ी झेल चुके हैं हमें और आप झेलने की स्थिति में नहीं हैं। पर क्या ये हकीकत है? क्या सचमुच लोगों की इस इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए टीवी में दिलचस्पी अब बहुत बोझिल होती जा रही है? हम बात करेंगे इन तमाम प्रक्रियाओं पर, असर पर। ओम थानवी साहब हमारे साथ, जनसत्ता के संपादक स्मिता जी हैं हमारे साथ, द हिंदू की एसोसिएट एडिटर संजय सिंह हैं हमारे साथ, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर, और संतोष देसाई हैं हमारे साथ जिन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा है, और मनीष कुमार हमारे सहयोगी हैं। इसी तरह से बीच बीच में बातचीत के क्रम में हमारे तमाम सहयोगी आते जाएंगे और मीडिया और चुनाव और खासकर जनमत से जुड़ी प्रक्रिया में अपनी भूमिका को लेकर संक्षिप्त टिप्पणी करते जाएंगे। उमा सुधीर भी हमारे साथ आ गई हैं हैदराबाद से। थानवी जी, मैं आपकी टिप्पणियां देख रहा था फेसबुक पर। दो बातें मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो भी जनमत आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये इतना कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है कि इसे टीवी ने अपने तरीके से गढ़ दिया है? जनता या जो वोटर है उसकी अपनी सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता कुंद हो गई है? टीवी को मैं इतना सक्षम तो नहीं मानता हूं कि वो किसी भी जनतंत्र में पूरा जो मतदान है उसको गढ़ सकता है, तो उसकी रचना कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आप एक हवा बनाते हैं, और आप देखिए हवा शब्द इतना इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद लहर हुआ, आंधी हुआ, सुनामी हुआ। तो अभी जो एग्जिट पोल अभी हम देखते हैं, तो हम बार बार ही कहते आ रहे थे कि अगर सुनामी जैसी कोई चीज़ है तो ये 300 के पार लेके जाना चाहिए एनडीए को। और अगर अभी जैसा देखते हैं तो इस तरह का तो सुनामी जैसा नहीं था। अगर नहीं था तो फिर मीडिया ने जितना पोर्ट्रे किया एक पार्टी को या किसी एक नेता को, तो जरूर उनके ऊपर एक तरह की आंच जो है वो आती है। लेकिन इसको लेकर क्या आपको नैतिक, जो पेशेवर नैतिकता है, एथिक्स है मीडिया को लेकर, वो आप टूटते हुए देखेंगे? देखिए, पूरे मीडिया पर तो लांछन लगाना उचित नहीं होगा। और ये जो आपने फेसबुक का जिक्र किया, फेसबुक ट्विटर, वो मैं उनको पत्रकारिता का हिस्सा नहीं मानता हूँ। उसमें आप परिवार की बात करते हैं, अपनी रसगुल्ले की बात भी करते हैं, वो एक व्यक्तिगत आपका मंच है। लेकिन जब आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, अखबारों की भी बात मैं करना चाहूँगा, टीवी की भी बात करना चाहूँगा, उसमें अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ईमानदारी से काम करता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो भावनाओं में भी कई बार बह जाता है, हो सकता है बेईमानी न करता हो, और कई बार वो ऐसा लगता है कि जैसा खासकर जब मतदान होने वाला था, तो उस वक्त जब चुनाव प्रचार बंद हो गया, तो अचानक आपने पाया कि आप एक नेता के इंटरव्यू बार बार लगभग हर चैनल पे देखते हैं। उसमें बड़े लिजलीजे, बहुत पोले, बहुत नरम सवाल हैं, और बहुत ही एक ऐसी विनम्र छवि एक नेता की। तो उस वक्त एक आंच आती है और लगता है कि अब चूंकि आप चुनाव आयोग के घेरे में तो आपको नहीं लपेटा जा सकता, लेकिन आप उस प्रचार में शामिल हो रहे हैं जो कायदे से, संविधान के हिसाब से कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो एक हिस्सा है, उस हिस्से की वजह से मैं सोचता हूँ कि मीडिया की नैतिकता पर और ईमानदारी पर आंच आती है। कि मतलब अपने दर्शकों की समझ के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक नेता का इंटरव्यू ना चलता और भी कई नेताओं के इंटरव्यू चलते, तो दर्शकों के सामने उनके भी मत सामने आते, आप ये कह रहे हैं? निश्चय। लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है, जैसे राहुल गांधी नहीं उपलब्ध है और नरेंद्र मोदी उपलब्ध है सबके लिए, कैमरे पे आइए मेरा इंटरव्यू करो और जितना दिखाना उतना दिखाओ, तब नहीं? देखिए, मेरा कहना ये है कि हम राहुल, मायावती तो देती नहीं। मायावती ने 15 जनवरी को ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं दें। ये भी एक तथ्य है। देखिए, इतने बड़े देश में इतने नेता हैं, अखबारों में तो हम उनके बयान पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है तो नरेंद्र मोदी और फिर राहुल गांधी, दो की बात आई, फिर बीच में केजरीवाल भी आ गए। इन तीन लोगों को बराबर का दर्जा दे दिया गया, जबकि कायदे से चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कितना फासला आपस में है। लेकिन जो बाकी दल हैं, अगर वो इतने मजबूत नहीं हैं, वो प्रादेशिक हैं, प्रादेशिक का मतलब प्रदेशों में उनका असर है। ऐसे तो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी हर राज्य में असर नहीं है। तो उन दलों को, आप जयललिता के बारे में अभी जो आपने कहा, तो आपने जितने नेता गिनाए वो सब आपने उत्तर भारत के गिनाए। दक्षिण की तरफ हम लोग जाते ही नहीं हैं कि उन लोगों से बात की, क्योंकि हम कहते हैं कि उनसे बात तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। हम हिंदी चैनलों की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है अंग्रेजी के चैनल हैं, वो तो दक्षिण के नेताओं से बात कर सकते हैं। हिंदी के चैनल बता करके अनुवाद दिखा कर सकते हैं, उसमें
हमारे यहाँ पे 3-4 नेताओं से ज्यादा लोग हम लोग बड़े नहीं है। मायावती को आप छोड़ दें, लेकिन आप ये कमी तो हर कारत चुनाव से में बात कर सकते थे। देखिए सीपीएम सीपीआई के लोग वो तो काफी बोलते हैं, वोकल भी। उनका भी इंटरव्यू नहीं दिखा, उनका इंटरव्यू दिखा ही नहीं। मुझे तो हिंदी कहीं- प्रदेशों के चैनलों मुझे में तो भी कहीं नहीं दिखाई दिया। अपवाद के लिए छूट दे देते हैं, लेकिन दिखा नहीं। भाई सीताराम येचुरी से अगर आप बात करते हो तो हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, कहीं तो बात कर सकते थे ना। वो वैसे सीताराम येचुरी को हमने ज्यादा अंग्रेजी चैनलों के डिबेट में देखा है। हिंदी वाले नहीं बुलाते होंगे, वरना हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि नहीं बुलाते होंगे, लेकिन फिर भी स्मिता, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मैं अब संतोष के पास जाऊंगा, कि हम जब ये मीडिया के बारे में धारणा बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका प्रिंट भी इसमें उसी तरह से लपेट लिया गया है जैसा टीवी लपेट लिया गया है? और क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो विविधता, डाइवर्सिटी प्रिंट में है, खबरों में अगर टीवी की तुलना में ज़्यादा है, तो इस परसेप्शन को बनाने में वो हम देख पाए हैं क्या प्रिंट भी यही दो नेताओं को चेस करता रहा? ज़्यादातर प्रिंट में भी इन दोनों नेताओं को ज़्यादा दिखाया, मगर फिर भी प्रिंट में ज़्यादा डाइवर्सिटी था, मुझे जो लग रहा है। और इश्यूज को भी ज़्यादा उठाया गया टीवी के जरिए। हाँ, क्योंकि प्रिंट का कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और यदि आप जैसे इंटरनेट में आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, दोनों तरीके के थे, मगर जो ओवरवेलमिंग एक इम्प्रेशन निकला वो बीजेपी, प्रो नरेंद्र मोदी का ही निकला। क्योंकि किसी ने एक सर्वे किया है, उसमें दिखाया गया है कि अबाउट मोर देन 34% मोदी को कवरेज मिला है टेलीविजन में। तो और इसमें एक बीजेपी की आलोचना है कि एक साल पहले तक दिन भर अरविंद केजरीवाल को दिखाया जाता था, या उससे भट्टा परसौल वाले राहुल गांधी की यात्रा देख लीजिए, या यूपी में जो उनका रिजल्ट आया उसके अनुपात में राहुल गांधी को कितना दिखाया गया था। भट्टा परसौल में जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो 20 से अधिक ओबी वैन उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो एक समय का भी उसमें रहा कि वो दबाव, चूंकि वो मुख्य दावेदार थे, इसलिए भी रहा होगा। ये सब कुछ जानबूझ के एक राजनीतिक निवेश के तहत होता रहा। देखिए, ये कहना किसी पे एक उंगली उठाना मैं नहीं कहूँगी। देखिए, जो बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी रहा उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बीजेपी की जो अब सफलता होने वाली है जैसे लग रहा है, उसमें आरएसएस का भी हिस्सा रहा, भाजपा का अपना हिस्सा रहा, उनका जो एक पब्लिक रिलेशंस वाला स्ट्रैटेजी था, मगर उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और उन्होंने बहुत कुशल तरीके से पूरा उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया। कई बार लगता है जब चुनाव आता है तो हम भूल चुके होते हैं कि 5 साल पहले कैसा होता था मीडिया के साथ, और किस तरह से तब मीडिया का मैनेजमेंट। हमेशा लगता है कि इस बार ऐसा हो रहा है और इस बार ज़्यादा हो रहा है। देखिए रवीश, पहले तो मैं ये जो आलोचना है मीडिया की कि मीडिया नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि इस चुनाव का 2014 चुनाव के मूल उस पे नरेंद्र मोदी थे। ये मोदी सेंट्रिक चुनाव है, इसे आप चाहिए या नकारिए, सत्य यही है। और जब कोई भी चुनाव एक व्यक्ति के प्रति इतना सेंट्रिक हो जाता है, वही मोदी ही इशू है, तो फिर ऑब्वियसली उसके बारे में चीजें ज्यादा दिखाई जाएंगी। दूसरी चीज, ज्यादा दिखाने के बजाय मुझे लगता है कि एक ही चीज को बार बार ज्यादा दिखाया गया, बजाय कि उसमें और वैरायटी डालने के। देखिए, उसमें एक लिमिटेशन है। जैसे अगर आप बता सकें कि मुझे लगता है कि अगर जिस गुजरात मॉडल की चर्चा हुई तो मीडिया को वहाँ यात्रा करनी चाहिए थी, वैसे मैं भी नहीं गया, और उस मॉडल की अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाना चाहिए था, जिससे और भी जो दर्शक है जो दूर सुदूर बैठा है, जो गुजरात मॉडल और विकास के नाम पे धारणा बना रहा है, वो सब तस्वीरों में भी देखता, आर्टिकल में भी पढ़ता। देखिए रवीश, मैं दूसरी जगह कई जगह मैं जब गया चैनलों पे या अपने यहाँ जब किसी और डिस्कशन में बैठा, तो वहाँ एक आप ही के एनडीटीवी की खबर की बहुत चर्चा हुई, जो उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में थी। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें गुजरात चुनाव के दरमियान भी दिखाई गई कि वो डेवलपमेंट मॉडल कितना सही है, और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल पे बहुत चर्चा हुई है। ओपेड पेज, एडिट पेज, खबर, उनमें भी बहुत चर्चा हुई है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन उन चर्चाओं पे लोग भी उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखने वाले, दिखाने वाले, लिखने वाले भी उस चीज को वहाँ से करके हैं, वो वहाँ पर हैं, वो वहाँ पे हैं, उनकी आलोचना भी है और उनकी पेशबंदी भी है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा वो आलोचनाएं हैं, वो चीजें भी सामने निकल
करके आ रही हैं। जैसा आप कहे कि देखिए जब भट्टा परसौल हो रहा था या जो चुनाव हुआ था यूपी का चुनाव, आपने सही वो कहा, अगर दिल्ली में आप बैठ के देखते तो लगता था कि जैसे कांग्रेस राहुल गांधी बिल्कुल एक परिवर्तन की हवा बहा रहे हैं, जबकि वहाँ स्टोरी वो थे अखिलेश यादव। दोनों में वो विडंबना है। एक से हमारे लेकिन हमारे प्रिंट और टीवी की एक चीज कह रहे थे, देखिए प्रिंट में एक पेजेस का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो प्रिंट में ऐसा मैं नहीं मानता कि टीवी कोई चीज को दिखा रहा हो, प्रिंट ब्लैकआउट कर रहा हो, प्रिंट दिखा रहा हो, टीवी ब्लैकआउट कर रहा है, ऐसा नहीं है। विविधता वहाँ भी है क्योंकि उनके पेजेस का फॉर्मेट इस तरह का है और आप एक टाइम बाउंड है। कई बार लोग उस चीज को ज्यादा देखना चाहते हैं तो पसंद के हिसाब से। हमारे साथ हृदय जोशी हैं, उनकी बैटरी की समस्या। और हृदय, अगर संक्षेप में बता दें, हम संतोष जी के पास जाएंगे अभी, कि आप फील्ड में घूमते वक्त मीडिया के बारे में किन किन आवाज़ों को सुन रहे थे, जो लग भी रहा होगा आपको कि ये सही है, और कई आवाज़ें ऐसी भी होती होंगी जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है रवीश, इस पूरे 3 महीने के सफर के दौरान हमने ये तय किया है कि 16 तारीख के बाद पार्टियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सियासत चलेगी या नहीं चलेगी, ये बड़े सवाल नहीं है। मीडिया बचेगा या नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी जागने का वक्त है। ये तमाम लोगों के मुंह से सुना, नेताओं के मुंह से सुना। नेताओं का तो अपना पार्टिजान हो सकता है, अपना उनकी पक्षधरता हो सकती है, निष्पक्षता में कमी हो सकती है, लेकिन लोगों ने साफ कहा कि आप ये तय कर लीजिए कि अब मीडिया बचेगा या नहीं बचेगा। टेलीविजन जर्नलिस्ट जो हैं वो टेलीविजन आर्टिस्ट हो गए हैं, टेलीविजन परफॉर्मर्स हो गए हैं। वो टेलीविजन में 1 या 2 मिनट का परफॉर्मेंस कर रहे हैं या 1 घंटे का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम रवीश की रिपोर्ट की बात जगह जगह मुझे सुनाई देती है, लोग कहते हैं कि आप वैसी रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये चलिए अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं जिनका फ्यूचर जो है वो टिका हुआ है। मीडिया हाउसेज जो हैं वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में चल सकते हैं, लेकिन टेलीविजन जर्नलिस्ट या प्रिंट जर्नलिस्ट अगर मीडिया हाउस के साथ जुड़ के रहेगा, ये जो बात मुझे समझ में आई, तो उसे कोई जर्नलिस्ट मानने को तैयार नहीं है। मीडिया हाउस की आइडेंटिटी बनी रह सकती है, जर्नलिस्ट की आइडेंटिटी तभी है जो वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा है, सोशल रिपोर्टिंग कर रहा है, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है। गुजरात के मॉडल की बात कही आपने ही मुझसे कहा था गुजरात जाने के लिए, तो जब मैं गुजरात गया था तो हमने वहां पर दिखाया कि गुजरात में जो ग्रोथ ऑफ रेट में डिफरेंस है 1960 में, वही डिफरेंस आज भी है। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए कि गुजरात प्रॉस्पर हुआ है, लेकिन देश के मुकाबले आज इसकी प्रॉस्पेरिटी में अखबारों डिफरेंस के कितना है, एडिट पन्ने पे काफी लिखा गया, उस मॉडल को लेकर बहस हुई, हम लोगों ने भी की, लेकिन लोगों ने उसको तवज्जो शायद नहीं दिया। पर संतोष जी, आप हमारे साथ हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगा, और लगा तो क्यों लगा, कि जो मीडिया ने पहले से ही एक जनमत बना लिया और उसी जनमत को वो चेज करता रहा, उसका पीछा करता रहा अपनी बहसों में, अपने सवालों में, और अपने बात रखने के तरीकों में, अपने प्रचार में, अपने प्रोमो में, हर जगह? ये देखिए, मेरा मानना है कि 2 मुद्दे अलग हैं। एक ये है कि एक स्ट्रक्चरल, मेरे ख्याल से मीडिया का आजकल जो एक तरह का बिहेवियर है, उसका एक कारण है कि उसका एक तरह से स्ट्रक्चर बन गया है कि वो मीडिया जो अब सिर्फ अपने दर्शकों के लिए है, जो हर एक चैनल है या हर एक मीडिया आउटलेट है, वो अपने कंज्यूमर की तरफ एक तरह से उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या सुनना है और उन्हें किस तरह से कंज्यूम कर पाए न्यूज, उस पे उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। इसकी वजह से जो मुद्दे हैं वो या बहुत कॉमन करेंसी वाले मुद्दे चाहिए, जो हर एक को समझ आ सके, जो हर एक ग्रास्प कर सके, जो हर एक कंज्यूम कर सके। अब ये जब आप इंडिया जैसी कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल रियलिटी देखें, हर एक जगह का अपना एक कास्ट इक्वेशन अलग है, हर जगह अगर आप उसे सही में विश्लेषण करना चाहें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मामला है। तो आप उसे सिंप्लीफाई किस तरह से करें, उसे आप बहुत सिंपल एक तरह से इधर और, कि भाई आप ये है या ये है, फॉर है अगेंस्ट है, ये आप जैसे आपने गुजरात मॉडल की बात कही, गुजरात मॉडल है क्या, सही है गलत है वो अलग बात है। अगर कई लोगों से आप पूछे तो वो मॉडल क्या है, कि उन्होंने अच्छा काम किया ये लोगों ने सुना, मगर जो मॉडल जब आप एक फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या, ये इस पे चर्चा अगर आप टेलीविजन में स्पेशली देखें तो बहुत कम चर्चा। नरेंद्र मोदी पे चर्चा बहुत है, राहुल गांधी पे चर्चा बहुत है, प्रियंका गांधी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेशक क्यों उनको दिलचस्पी ना हो, मगर जब वो आती है तो जैसे मानो कि कुछ तूफान आ गया। ये भी एक अतिरेक है। जैसे राज ठाकरे का भी इंटरव्यू काफी घंटों चला, कई घंटे चला राज ठाकरे का भी इंटरव्यू, लालू यादव और शायद नीतीश कुमार का नहीं चला, या ममता बनर्जी का नहीं चला। बिल्कुल, क्योंकि अब ये जो, क्योंकि बॉम्बे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोग राज ठाकरे समझते हैं, उसे थोड़ा घबराते हैं, तो वो एक कहानी है। तो ये एक तरह की स्टोरी टेलिंग चैनल्स बन गई हैं। अगर आप देखें
तो न्यूज उसका एक मटेरियल है जिससे आप कहानी रचते हैं। तो अब जब ये नजरिया आपका बन जाता है तो कुछ चैनल्स हैं जो शायद ये कहें कि भाई हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, मगर मेरा ये मानना है कि चैनल का जो बिजनेस है वो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है कि आप हर एक चीज को रिड्यूस करेंगे, हर एक चीज को सिंप्लीफाई करेंगे और हर एक चीज को कहानी में बदलेंगे, वहां हमेशा ग्रैन्युलैरिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डाइवर्सिटी है, इसे आप सैक्रिफाइस करेंगे। वो गायब हो जाएगा। हमारे साथ उमा सुधीर हैं। उमा, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को कि आंध्र प्रदेश में जो स्थानीय मीडिया है वो किस तरह के दबावों, मतलब जो आरोप लगते हैं उन्हीं आरोपों के तहत वो किस तरह के दबावों के आरोप से गुजरा है, और वहाँ का मीडिया भी क्या उसी तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे बात अभी थानवी साहब कह रहे थे दिल्ली से चलने वाली जो टेलीविजन मीडिया है वो बर्ताव कर रही थी? हाँ जी रवीश, आपके जो स्टूडियो गेस्ट हैं वो डिफरेंस बता रहे थे उत्तर भारत के चैनल्स और दक्षिण भारत के चैनल्स में। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ के दक्षिण के जो चैनल्स हैं, न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि केरला समझिए या फिर तमिलनाडु या फिर इवन कर्नाटका समझिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज खुद चैनल के ओनर्स हैं। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है उनके न्यूज कंटेंट में। यानी कि अगर आप एक चैनल में हैं तो एक लीडर की जो कैंपेनिंग है वो पूरे दिन भी चल सकती है, उसका कोई माप तोड़ी कोई बैलेंस ही नहीं रहेगा कि और किसी और लीडर को वहां पे दिखाया गया है कि नहीं गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो स्थानीय चैनल्स हैं, डायरेक्ट अगर पॉलिटिकल ओनरशिप है भी नहीं तब भी हर पॉलिटिकल पार्टी ने हर चैनल में पैसा लगाया हुआ है। और दूसरी ओर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने मुझे एक शीट दिखाई जिसमें यह बताया गया था कि जो एयर टाइम है, यानी कि पॉलिटिकल मीटिंग के लिए जो एयर टाइम है उसका पैसा जोड़कर चैनल्स को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। एडिटोरियल एयर टाइम अलग रहेगा और आपका जो मीटिंग्स का जो एयर टाइम है उसका अलग रहेगा। यानी कि पूरी तरह से जो इलेक्शन का कवरेज है, जो न्यूट्रल स्पेस होना चाहिए बैलेंस जर्नलिस्ट के लिए, वो बहुत ही कम बचा हुआ है। दूसरा मुद्दा जो मैं बताना चाहूंगी, सब समझ रहे थे कि अगर आंध्र प्रदेश में बहुत खास तरह के चुनाव हो रहे हैं, बाइफर्केशन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस राज्य का विभाजन हुआ है, तेलंगाना बना है, सीमांध्र के जो कंसर्न है इस वजह से बाइफर्केशन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन अगर असल में आप देखें तो सिर्फ जाति, कास्ट और पैसा का ही पूरा ये इलेक्शन रहा, ना कि बाइफर्केशन का। अगर आप तेलंगाना की बात करें तो वहां पे भी यही कहा गया कि दलित चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा या फिर पिछड़े वर्ग का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और सीमांध्र में तो पूरी तरह से एक तरह जिस तरह से पैसे का जो बोलबाल चल रहा था उससे लग रहा था कि ये सबसे बड़ा स्टेक्स वाला, जैसे कि आप भी समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में जो सीजर्स हुए हैं उससे सबसे ज्यादा जो रकम है, यानी कि 153 करोड़ रुपीस आंध्र प्रदेश से जब्त हुई है। और सब लोग यही मानेंगे कि वो सिर्फ एक ड्रॉप इन द ओशन है, बहुत कम 2 करोड़ रुपए लेके जा रहे थे और रुपए जल गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम कुमार रेड्डी यहाँ पे जो नलगोंडा के जिले में तेलंगाना में काफी ईमानदार होंगे, इसलिए कार के इंजन में पकड़े गए क्योंकि देश के सभी ईमानदार नेताओं को कार के इंजन में 2 करोड़ लेकर चलना चाहिए। कि वहाँ का जो करेंसी है वो करेंसी जल गई थी और उस वजह से पकड़ा गया पैसा। दूसरी ओर अगर आप वहां देखें तो हमारे पास एक पोलिंग एजेंट मिले जिन्होंने कैमरा में डायरेक्ट हमें ये बताया कि मैंने 40 लाख रुपए तक ट्रांसपोर्ट किए। और वो मानते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी पैसे बांटती है, एयर कूलर बांटती है, टेलीविजन बांटती है, और वो सीधे साधे वो टेलीविजन पे ये कहने के लिए तैयार थे। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि उन्होंने पुलिस को चकमा कैसे दिया और उन्हें कोई डर नहीं है कि पुलिस केस उसके बाद भी हो सकता है। हमारा मतदाता काफी जागरूक है, लिया जा सकता है। हाँ, वो निश्चित ही इन सब मुद्दों को प्राथमिकता दिया होगा अपने वोट देने में कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टियां कैसे ईमानदारी के पैसे को इधर से उधर लुटा रही हैं और पहुंचा रही हैं, या शायद मतदाता ने आंख मूंद लिया होगा, सोचा होगा कि उसके लिए इस बार निष्ठा बड़ी चीज है इन सब सवालों से। मनीष हमारे साथ हैं, सुबह से काफी खड़े हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी देती है जी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, इसमें काफी समभाव है, पार्टी देती है, इसलिए एक तरह से बैलेंस हो गया है कि आप जिस पार्टी को देना चाहें उसी को वोट देंगे, लेकिन पैसे सब देंगे आपको। मनीष, हम ये थोड़ा सा जानना चाहते थे कि बंगाल की पृष्ठभूमि में अगर आप मीडिया की जो वहाँ तस्वीर अगर आप बता सकें, जो जैसे उमा सुधीर ने आंध्र प्रदेश का बताया, क्या वहाँ का मीडिया भी ये सही नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का भी अपने इलाके की मीडिया पे नियंत्रण होता है?
निश्चित रूप से है। बंगाल में ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें कि प्रो और एंटी होता है। लेकिन रवीश, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की जहां तक बात होती है, तो नरेंद्र मोदी ने भारत में चुनाव कैसे लड़े या कैसे लड़ा जाए, उस पूरे ग्रामर को, उस पूरे व्याकरण की उन्होंने एक नई किताब लिख डाली है, एक नई व्याख्या उन्होंने कर डाली है। और आने वाले दिनों में यही व्याख्या चलेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो चाहे बिहार हो या पश्चिम बंगाल, एक सभी लोग मान रहे हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग मान रहे हैं कि मार्केटिंग की अब एक अहम भूमिका है। काम आप करें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर काम का प्रचार पे अगर आप पैसा ना खर्च करें तो ये आपका सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाएगा। काम करना काफ़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ अगर आप बंगाल में देखें, ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। शुरू में उन्होंने भी एक मार्केटिंग फर्म को हायर किया था, बीच चुनाव के बीच में उन्होंने उस फर्म को अबेंडन कर दिया। लालू यादव और ममता बनर्जी, ये दो एक ऐसे शख्स हैं इस राजनीति में जिनका लालू यादव का तो कोई फेसबुक पेज नहीं है, कोई पीआर फर्म नहीं है, कोई मार्केटिंग फर्म नहीं है, कोई इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट्स उनके पीछे खड़े नहीं है, लेकिन चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की हवा या नरेंद्र मोदी का अंडर करंट या नरेंद्र मोदी का इतना कुछ आप कह सकते हैं कि इतनी तैयारियां। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के चुनाव के प्रचार के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी चर्चा की थी। ये पहली बार है कि जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें ना केवल उनका जनपत्री लिखा गया, बल्कि बाद में मतदान के कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि उन्हें सारे उम्मीदवारों के पास एक पैकेट आया, जो एक वशीकरण यंत्र उन्हें दिया गया। तो बहुत कुछ नया हुआ है इस चुनाव में, जो आने वाले दिनों में वशीकरण यंत्र मुझे लगता है आपको भी दिया गया और सारा कुछ। खैर ठीक है, आप मैं जस्ट एक स्क्रीन पे आपको यंत्र नहीं दिया गया। मनीष, मैं दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को इस वक्त टेलीविजन चैनलों पर कैसे एग्जिट पोल की लहर है। तो आप ये देख लीजिए। पवन हमारे कैमरा पर्सन एक धड़ाक से दिखा देंगे, पर थानवी जी आप दिखाते रहिए कि पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे, लेकिन बताएंगे कब दिखाएंगे आपको। पर इस वक्त आज शाम एग्जिट पोल की लहर है। पर एक बात मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश में इस तरह से उमा सुधीर बता रही थी कि राजनीतिक दलों के अपने अपने चैनल हैं, पर जनता जानती है। ऐसा तो नहीं है कि जिस दल का बड़ा चैनल है, उसकी प्रसार संख्या है, वही जीत कर आ रहा है। ऐसा तो होता नहीं है ना। नहीं, मैं जो बात शुरू में कह रहा था वो ये थी कि दक्षिण के लोगों के बारे में दिल्ली से चलने वाले चैनल बिल्कुल उदासीन हैं और ये कह करके नहीं बच सकते कि उनकी भाषा जो है वो अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदी में इंटरव्यू दिए अंग्रेजी चैनलों को, केजरीवाल भी ये करते रहे हैं और उसके बाद उसका अनुवाद आता है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू को, मुझे नहीं पता उनका कोई चैनल है कि नहीं, लेकिन इस तरह से दिल्ली में भी बहुत से नेता हैं जिनका हो सकता है, उनके चैनल हैं, वो उनके चैनल भी हैं और पार्टियों से जुड़े हुए चैनल भी हैं और ऐसे मालिक भी हैं जो पार्टियों से सीधा सीधा उनका पुराना राब्ता है। सवाल को एक आम दर्शक कैसे समझे, उसको कैसे डील करे कि ये चैनल सीधा एक राजनीतिक दल का, व्यक्ति का, सीधा एक सांसद के अखबार का है, क्या करे फिर? देखिए, सिर्फ सांसद का ही नहीं, नेता का ही नहीं, जो बड़े उद्यमी हैं, मतलब देश के बड़े से बड़े उद्यमी जो जाने जाते हैं, उन्होंने चैनल खरीदे हैं और वो चाहते हैं कि कौन सा दल आए, क्योंकि ये तो सीधा सीधा व्यापार का हित देखने वाली बात है, वरना इतना पैसा चुनाव में लगता भी नहीं। तो उन्होंने जो चैनल खरीदे हैं वो भी राजनीति करते हैं, ये अकारण नहीं है। आप बात कर रहे हैं निष्पक्षता की कि और लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए थी, वो क्यों जगह मिलेगी? उनको एक नेता को प्रोजेक्ट करना है, वो उसी को करेंगे, वो दूसरे को करेंगे तो उनका मकसद जो है विफल होगा और उन्हीं की वजह से मीडिया के ऊपर लांछन आता है और मीडिया के ऊपर आंच आती है। संतोष देसाई के पास में संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चुनाव को मीडिया इलेक्शन कहा जाता है और खासकर टेलीविजन जिस तरह से वो गांव-गांव में फैला है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कई ऐसे नेता हैं जो बिना मीडिया के लड़ रहे हैं। मायावती, मनीष ने कहा, जैसे लालू यादव और ममता बनर्जी, पर वो मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ज़रूर थोड़ा बहुत कवरेज मिलता होगा, या नीतीश कुमार, या हालांकि नीतीश कुमार पे तो एक ओपन मैगजीन ने एक कवर पेज ही निकाला था, एडिटर इन चीफ ऑफ बिहार, तो वो भी नहीं भूलना चाहिएगा जब हम मोदी को कह रहे हैं तो। लेकिन क्या आपको लगता है कि टेलीविजन इतना डिसाइड कर रहा है आपके फैसले को एक मतदाता के रूप में, या हम बहुत ज्यादा इसकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये एक जो पहला इलेक्शन है जहां ये मुद्दा एक ये जो सवाल है कि टेलीविजन का वास्तव में कितना इन्फ्लुएंस है, मेरे ख्याल से ये एक जो इलेक्शन है वो इसका ये कुछ हमें नतीजा देगा कि भाई टेलीविजन का सेंट्रल रोल है या नहीं। अभी तक जो इलेक्शन में था वो टेलीविजन का जो, अगर आप देखें कि उसका क्या रोल था, वो एक तरह से वो अपनी कहानियां तब भी रचता था, मगर अगर आप देखें पिछले 2 इलेक्शन में देखें तो उसका कोई खास
असर नहीं था। तो यानी एक तरह की सच्चाई थी और एक जमीनी सच्चाई थी और दूसरी टेलीविजन की सच्चाई थी और उसका खास कोई उनका कोई मिलाप नहीं था। इस बार एक जो चीज एक जो धारणा है, अब वो सही है या गलत वो पता लगेगा, कि एक नया तरह का एक पॉलिटिकल एक डिस्कोर्स आ रहा है जो कास्ट और जो पास्ट बेस्ड अलायंसेस से बढ़ के आजकल अब एक जो नरेंद्र मोदी का भी जो एक तरह से अगर आप देखिए उसकी जो कोशिश है कि एक यूनिफाई किया जाए कंज्यूमर और एस्पिरेशन के बेसिस पे, कि भाई आप आगे देखना चाहते हैं, आप प्रगति देखना चाहते हैं, आप उसे डेवलपमेंट कहिए, आप उसे जो भी कहिए, आप उसे एक तरह से यूनिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरह से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेगमेंट कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में ये हकीकत बन जाए तब मीडिया का जो रोल है वो बहुत बढ़ जाता है और टेलीविजन का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक तरह से कंज्यूमर डेमोक्रेसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं और टेलीविजन का जो प्रचार है वो इलेक्शन कैंपेनिंग और एडवर्टाइजिंग में जो डिफरेंस बहुत कम धीरे धीरे होता जाएगा। ठीक है, अगर ये सच है तो मेरे ख्याल से इसलिए ये इलेक्शंस और टेलीविजन का शायद रोल इस बार शायद ज्यादा है पहले से ज्यादा है। संतोष कह रहे थे कि टीवी डेमोक्रेसी एक शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी वो सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका रोल ज्यादा है। क्या आपको भी लगता है कि मीडिया ने इस बार वोटर को होमोजेनाइज करने में, एक रूप बनाने में ज्यादा भूमिका निभाई है? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने काफ़ी उत्तर प्रदेश में इस बार मैं चुनाव में घूमी। छोटे छोटे गांवों में लोग जब मोदी का जिक्र करते थे तो मैं जब पूछती थी कि आपको कैसे पता, उन्होंने कहा मीडिया बता रही है, और वो मीडिया शब्द हिंदी में और मीडिया शब्द यूज़ करते थे। और मैंने ये भी देखा, एक नमो रथ था जो हर गांव में जाता था और 2 प्रमोशनल फिल्म्स थे नरेंद्र मोदी के बारे में, तो लोग बताते थे नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं। की प्रमोशनल गाड़ियां समाजवादी पार्टी ने 2002 के इलेक्शन में इस्तेमाल की थी। मुझे खत्म करने दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी ने ये कहा, तो मैंने कहा ये सब सत्य है? हाँ, ये सत्य है, क्योंकि मीडिया भी यही कह रही है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार था और जो टेलीविजन का कहना था उसमें उस मतदाता ने कोई अंतर विरोध नहीं देखा, उसको लगा कि यही कह रहे। तो ये मैंने देखा एक गांव में नहीं, बहुत सारे गांव में। तो जिस तरीके से उन्होंने हर मीडिया का इस्तेमाल किया है, बीजेपी उनका जो स्ट्रैटेजी था उससे ये बहुत फ़ायदा उनको मिला है। और हर जगह पे लोग मीडिया का जिक्र करते थे कि टीवी ने ये दिखाया है, टीवी ने ये बताया है, तो ये सत्य होगा। ठीक है, हम हमारे साथ आनंद पटेल है, लेकिन हम उससे बात करेंगे, हमें ब्रेक में जाना है। और जाते जाते आपको मैं एक खबर बताना चाहता हूं कि गुजरात के बड़े मशहूर वकील रहे हैं मुकुल सिन्हा साहब, और मानवाधिकार कार्यकर्ता, और उनके मुकदमों की लड़ाई की वजह से वो काफ़ी टेलीविज़न चैनलों में आया करते थे। आज बहुत ज़रूरी मसला है एग्ज़िट पोल का, लेकिन मुकुल सिन्हा हमारे बीच अब नहीं हैं। उनका अहमदाबाद में देहांत हो गया। वो 63 साल के थे, उन्हें फेफड़े का कैंसर था, और 2002 के गुजरात दंगा पीड़ितों की ओर से कई केस लड़े। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीकों की आलोचना वो करते थे। IIT कानपुर के विद्यार्थी थे। जनसंघर्ष मंच उन्होंने बनाया था, और उन्होंने अपना पार्थिव शरीर जो है वो मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। हमेशा दूसरों के अधिकारों की खातिर लड़ते रहे, तो एक जिक्र करना ज़रूरी था, क्योंकि जब भी वो ऐसी लड़ाई लड़ते थे वो टेलीविज़न चैनलों के बहुत मुख्य चेहरा हुआ करते थे और मीडिया उनके पास काफ़ी जाता था। तो इस वक्त हमारी तरफ से इतना याद करने का फ़र्ज़ तो बनता ही है। तो हमारे बीच मुकुल सिन्हा नहीं है। हम छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे हमारे सहयोगी आनंद पटेल से भी, और दूसरे राउंड में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच हमारा मतदाता है वो झांसे में आता है या वो आ सकता है? क्या उसकी अपनी कोई मीडिया सोसाइटी की बनाई तस्वीरों से बाहर कोई छवि नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है क्या? छोटे से ब्रेक के बाद।